गाइस, मैं रुखसार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो में। अब अपना वीडियो है गौरव ठाकुर की। तो वीडियो का टाइटल है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बिग स्टेटमेंट ऑन POK विल रिकैप्चर्ड बाय 2024। तो देखते हैं अभी बड़ी स्टेट दी है उन्होंने। अब ये बताया गया ना कि किस तरह करेंगे, इसकी प्लानिंग क्या है, ये सारी चीजें। तो देखते हैं कि 2024 में क्या POK इंडिया का हो जाएगा। पहले देखते हैं वीडियो। अर्सा भी थोड़ा रह गया। आता बघूया आपण, वाट बघू कदाचित 2024 पर्यंत काहीतरी होईल। पाक ऑक्युपाय काश्मीर भारतामध्ये येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही, कारण या सगळ्या गोष्टी फक्त मोदी करू शकतात। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और जैसे कि आपने अभी देखा, यूनियन मिनिस्टर कपिल पाटिल का यह कहना है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में POK बाय 2024 इंडिया में मर्ज हो सकता है। अब तक कई सारे इंडियन मिनिस्टर ने मीडिया में ओपनली ये सिमिलर क्लेम्स किए हैं। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि हम भारत का हिस्सा बने। इंडियन आर्मी विल कैरी आउट एनी ऑर्डर विच इज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की संसद में POK को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। इनफैक्ट 26 जून 2023 को जम्मू एंड कश्मीर में हुए नेशनल सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में POK के बारे में बात करते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यह तक कहा कि अब तक पार्लियामेंट में 3 बार POK को यूनिफाई करने के लिए रेजोल्यूशंस पास हो भी चुके हैं। बट अब तक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि POK की आवाम ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि यस, वो भी इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ नहीं। Pakistani revisionist moves would throw the whole world into a brutal war. Pakistan has taken our freedom. यह है POK एक्टिविस्ट मोहम्मद सज्जद राजा, जो UN में यानी यूनाइटेड नेशंस में ओपनली पाकिस्तान के POK पर अत्याचार को बयां कर रहे हैं। Scores of young men from Gilgit-Baltistan are serving 70 to 90 years imprisonment for protesting against the plunder of our natural resources. और यह है अनादर POK एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जो अगेन आए दिन अलग अलग ग्लोबल प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी गवर्नमेंट द्वारा POK में चल रहे ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। इनफैक्ट इन्होंने भी यह क्लेम किया है कि यस, POK की जनता इंडिया के साथ मिलना चाहती है और यही सेम अर्ज आप वहां पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट में भी देख सकते हो। यानी कि फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल POK की जनता समझ चुकी है और पाकिस्तान से काइंड ऑफ परेशान हो चुकी है। बट यू सी, हमें कुछ प्रूफ्स चाहिए टू क्लेम दैट पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्चुअली में POK को एक्सप्लॉइट कर रही है। बिकॉज बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये प्रोपोगेंडा भी हो सकता है, यू नो, मे बी करंट इंडियन गवर्नमेंट का। सो हमारे पास प्रूफ्स क्या है? सो जब हमने इस दिशा में थोड़ी सी रिसर्च की तो हमारे पास ये सामने आया। 3 पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और न्यू दिल्ली में बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA द्वारा पब्लिश्ड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पॉलिटिक्स, पार्टीज एंड पर्सनैलिटीज, इस बुक में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि गिलगिट बाल्टिस्तान यानी POK का एक काफी स्ट्रेटेजिक एरिया, जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हिस्टोरिकली काफी ज्यादा निग्लेक्ट करके रखा है। अब इस बुक ने काफी फैक्चुअली रिप्रेजेंट किया है कि कैसे गिलगिट एक समय का फ्लरिश्ड रीजन हुआ करता था, जो कि आज पूरे साउथ एशिया का सबसे पुअरेस्ट और बैकवर्ड एरिया बन चुका है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? वेल, चलो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर और POK के डेवलपमेंट्स को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। देखो, ये है POK का मैप, जिसमें मेजर एरिया है ये गिलगिट बाल्टिस्तान और ये छोटा सा एरिया है आजाद कश्मीर, जिसमें अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट रिसाइड करती है, जो पूरे POK के इंटरनल अफेयर्स को मेजरली हैंडल करती है। बट एक्चुअली में ये सिर्फ एक पपेट गवर्नमेंट है, क्योंकि मेजर पावर्स पाकिस्तान के पास है, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन अब जरा इंडियन जम्मू एंड कश्मीर और POK को कंपेयर करके देखते हैं। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, दोनों कश्मीर में बेसिक फैसिलिटीज जैसे हॉस्पिटल और एजुकेशन में काफी डिफरेंस है। JNK में 2800 से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहीं पर POK में सिर्फ 23 है। जम्मू एंड कश्मीर में 35 यूनिवर्सिटीज है, वहीं पर POK में सिर्फ 6 है। सिमिलर डिस्पैरिटी आप एयरपोर्ट्स ले लो, मेडिकल कॉलेजेस ले लो, पर कैपिटा बजट एलोकेटेड ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में ले लो, सब में आपको सिमिलर डिस्पैरिटी ही मिलेगा। यहां तक कि जम्मू एंड कश्मीर में एक फुल्ली फंक्शनल रेलवे नेटवर्क मौजूद है, मगर POK में तो एक
एक रेलवे लाइन भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब जाहिर सी बात है, जिस रीजन में डेवलपमेंट कम होगा वहां पर लोगों के लिए भी कम अपॉर्चुनिटीज ही सरफेस करेगी, और इसी वजह से जहां पर जम्मू एंड कश्मीर का पर कैपिटा इनकम $1200 है, वहीं पर पीओके का सिर्फ $525 है। बट गाइस, स्टिल इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। जैसे आपको मालूम है, जब भी कोई रीजन डेवलपमेंट टर्म्स में बैकवर्ड होता है तो उसे उसकी होम कंट्री बजट पैकेजेस एलोकेट करके डेवलप करने की कोशिश करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में बजट एलोकेट करता है ताकि वहां पर डेवलपमेंट स्पीड अप हो सके। मगर पाकिस्तान ने इसका एकदम ऑपोजिट किया है। लेकिन इंडिया का ऑन द अदर हैंड पीओके को लेकर अभी भी एक काफी इंक्लूसिव अप्रोच है। इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में आज भी 24 सीट्स पीओके रीजन के लिए रिजर्व रखी है, जो वहां की आवाम के लिए एक सॉफ्ट मैसेज की तरह है कि इंडिया में आने के बाद उनकी मांगे एटलीस्ट कंसिडर की जाएगी। एंड एक्चुअली अगर आप पाकिस्तान का पीओके पर ऑक्यूपेशन भी अगर देखोगे ना, तो वो एक तरह से काफी फ्रॉडुलेंट ऑक्यूपेशन है, क्योंकि ये सब कुछ हुआ एक बेसलेस एग्रीमेंट, कराची एग्रीमेंट की वजह से, जो ये क्लेम करता है कि 1949 में इंडिया के पार्टीशन के वक्त कश्मीर की आवाम ने सामने से पाकिस्तान को अप्रोच किया था अपनी आजादी के लिए, और इसीलिए पाकिस्तान ने मदद करने के लिए पीओके को ऑक्यूपाई कर लिया। बट ये पूरी कहानी बेसलेस है, क्योंकि असली स्टोरी तो कुछ और है। दरअसल 1990s में पीओके में बेस्ड हाई कोर्ट में गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर एक केस चल रहा था। उस केस के वर्डिक्ट के दौरान लोगों को यह पता चला कि असल में पाकिस्तान ने कराची एग्रीमेंट साइन करके पीओके और उसके लोगों को चीट करके पीओके की लिटरली 90% लैंड पर अपना कब्जा जमा लिया। तो हुआ यूं कि 1947 में इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान हमारे तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर यूएन की मदद मांगने गए। इस डॉक्यूमेंट से इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर मिलना श्योर शॉट था, क्योंकि इसमें क्लियरली ये मेंशन था कि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर की ऑटोनॉमी इंडिया को दी है। बट इसे काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने धोखे से एक फेक एग्रीमेंट बनाया, जिसके लिए रातों रात एक लोकल पॉलिटिशियन / लॉयर सरदार इब्राहिम खान को आजाद कश्मीर का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसी के साथ उस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चीफ चौधरी गुलाम अब्बास की भी साइन ली और यह पोर्ट्रे किया कि राजा हिंदू होने की वजह से इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है। बट वहां की जनता जो मेजरली मुस्लिम है, वो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान की मदद लेकर इंडिया से आजाद होना चाहते हैं। इस कराची एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा था कि पीओके के गवर्नेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स को 2 पार्टीज में डिवाइड किया जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे और बाकी के सब्जेक्ट्स सरदार इब्राहिम और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कोएलिशन से बनी पीओके गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। अब क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास थी, तो पीओके के यूएन के साथ होने वाले सारे नेगोशिएशंस भी पाकिस्तानी हैंडल कर रहा था, और इसीलिए इस वजह से कभी भी पीओके की जनता के ओरिजिनल डिमांड्स दुनिया के सामने आ ही नहीं पाए। बट यहाँ पर फ्रेंड्स एक और एक मेजर ट्विस्ट है। पीओके प्रेसिडेंट सरदार इब्राहिम खान का कहना था कि उन्होंने कभी भी इस एग्रीमेंट को साइन किया ही नहीं था, बल्कि उनके सिग्नेचर्स किसी और ने फोर्ज किए थे, और पाकिस्तान उन फोर्ज्ड सिग्नेचर्स वाले झूठे एग्रीमेंट को यूएन के पास लेकर गया था। पर इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उल्टा यूएन ने दोनों साइड के एग्रीमेंट्स को देखकर इंडियन साइड को ज्यादा फेवर किया। यूएन ने यह सॉल्यूशन दिया कि सबसे पहले पाकिस्तान अपने मिलिट्री फोर्सेस को बाहर निकालेगा और फिर इंडिया उस रीजन में अपने उतने ही फोर्सेस रखेगी जो पॉसिबल राइट्स को कंट्रोल में रख सके। इसके बाद लोगों के बीच एक पब्लिक वोटिंग करके उनकी राय पूछी जाएगी। बट एज यूजुअल पाकिस्तान ने यहां पर भी चीटिंग की और कभी स्टेप 1 को इनिशिएट ही नहीं किया। उल्टा इंडिया के खिलाफ ये नैरेटिव बिठाया कि इंडिया पब्लिक वोटिंग चाहती ही नहीं है। नाउ व्हाट्स इंटरेस्टिंग हियर इज पाकिस्तान ने पीओके के लैंड को कई चाइनीज कंपनीज को लीज पर दे दिया है, जो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को ओपनली एक्सप्लॉइट कर रही है। और इन्हीं सब रीजंस के वजह से ही तो पीओके के लोगों को पाकिस्तान से ज्यादा अब इंडिया पर भरोसा होने लग गया और वो अब इंडियन जम्मू एंड कश्मीर के साथ अपना मर्जर चाहते हैं। नाउ इस मर्जर को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिया के पास मेजरली 3 तरीके हैं। पहला क्लासिक वे है इन्वेड करके पीओके को अपने अंडर ले लेना और फिर जैसे यूएन ने कहा था वहां पर एक पब्लिक वोटिंग रखकर उसके रिजल्ट के अनुसार डिसीजन लेना। काइंड ऑफ उसी तरह जिस तरह रशिया ने क्रीमिया रीजन में जबरदस्ती किया था। 2014 की ये बात है। क्रीमियन इन्वेजन में रशिया ने वहां पर अपनी फोर्सेस को भेजकर मिलिट्री कैंप्स, एयरपोर्ट्स और बाकी इंपॉर्टेंट जगहों को कैप्चर कर
लिया था, जिसके बाद उन्होंने क्रिमिया में एक रेफरेंडम / वोटिंग रखा, जहां पर लोगों के पास एक ऑप्शन इंडिपेंडेंट होने का था और दूसरा ऑप्शन रशिया के साथ जुड़ने का था। अब क्रिमिया बीइंग अ रशियन स्पीकिंग मेजॉरिटी एरिया, रेफरेंडम में रशिया के मुताबिक 97% लोगों ने रशिया के साथ जुड़ने का फैसला किया। मगर यहां पर एक प्रॉब्लम थी, यूएन ने रशिया की इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि यूएन चार्टर के डीकोलोनाइजेशन लॉ के मुताबिक किसी रेफरेंडम को यूएन तब रिकॉग्नाइज करेगा जब वहां पर वो खुद या कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑब्जर्वर मौजूद हो, जो इस रेफरेंडम के फेयर होने पर चेक्स रखे। बट रशिया के केस में ऐसा कोई ऑब्जर्वर नहीं था और इसीलिए यूएन आज तक क्रिमिया रेफरेंडम को क्रिमिया इन्वेजन कहते आ रही है। सो अगर इंडिया भी आगे चलकर ऐसा कुछ करता है तो उसे वहां पर कंडक्ट होने वाले रेफरेंडम में यूएन को एज एन ऑब्जर्वर रखना मैंडेटरी होगा, नहीं तो इंडिया को भी एक इन्वेजिव कंट्री के तौर पर क्रिटिसाइज किया जाएगा, जो कि अब तक एक काफी पीसफुल कंट्री मानी जाती है। बिसाइड्स, अगर हम इस क्रिटिसिज्म को झेल भी ले तो भी ये बात यहाँ पर आसानी से खत्म नहीं होगी, क्योंकि रिसेंटली एलओसी यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर चाइनीज कैनन्स डिप्लॉयड है। ये इसीलिए है क्योंकि जितना डर पाकिस्तान को अपनी इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी को खोने का है, उससे कहीं ज्यादा डर तो चाइना को अपने हेवी इन्वेस्टमेंट्स को खोने का है। चाइना ने सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक के प्रोजेक्ट में ही अब तक $65 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जो मेजरली पीओके से होकर ही गुजरता है। अब चाइना को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान फिलहाल उस इकोनॉमिक कंडीशन में नहीं है जहां पर वो सारे इन्वेस्टमेंट्स को रीपे कर पाए, और तो और अगर इंडिया उन चाइनीज इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर लेती है तो उसके सारे पैसे वेस्ट होने वाले हैं, और इसीलिए अपनी टेरिटरी कोटिंग पाकिस्तान और अपने इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के लिए चाइना अब पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट एक 2 फ्रंट वॉर लॉन्च कर सकता है, जिसमें इंडिया के लॉसेस होने के अच्छे खासे चांस है, और इसीलिए इंडिया के लिए फिलहाल ये एक वायबल ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा जरिया जिससे इंडिया पीओके को यूनिफाई कर सकता है वो है पाकिस्तान के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करके। 1867 में रशिया और यूएस में ट्रीटी ऑफ सेसेशन साइन हुआ था, जिसमें उस वक्त $7.2 मिलियन लेकर यूएसए ने रशिया से अलास्का खरीदा था। अब पाकिस्तान के फिलहाल चल रहे इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए इंडिया पाकिस्तान को एक फाइनेंशियल ऑफर दे सकता है और ऑफिशियली बिना किसी वॉर के पीओके को अपने नाम पर कर सकता है। बट अगेन देयर इज अ कैच। करंट इंडियन गवर्नमेंट बार बार ओपनली ये रीइंस्टेट कर चुकी है दैट कश्मीर इज एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग पीओके। अब ऐसे में अगर पीओके को पैसे देकर खरीदेंगे तो ऑपोजिशन और लोग ये कहेंगे कि अगर पीओके सच्ची में इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है तो उसे खरीदने की क्या जरूरत पड़ रही है। मतलब करंट गवर्नमेंट झूठ बोल रही थी, भला अपनी चीज को पैसे देकर कोई खुद क्यों लेगा। और इसीलिए अगर इन एग्रीमेंट्स में इकोनॉमिक नेगोशिएशंस आएंगे, इंडिया के लिए ये एक फीजिबल ऑप्शन नहीं रहेगा। तीसरा तरीका भी है इंडिया के पास, जो है यूएन इंटरवेंशन। अब ये इंडिया के पास बचा एक आखिरी रास्ता है, यूएन इंटरवेंशन की मांग रखना, क्योंकि पहले भी यूएन ने ऐसे केसेस में इंटरवीन किया है, जैसे इराक और कुवैत का वॉर ले लो। इराक को कुवैत के ऑयल रिजर्व्स कैप्चर करने थे, जिसके कारण उसने 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर एक ऑल आउट अटैक लॉन्च कर दिया था। अब इराक के सामने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज ना होने के कारण कुवैत गवर्नमेंट ने यूएन से हेल्प मांगी। यूएन ने इंटरवीन करते हुए सबसे पहले इराक को अपने ट्रूप्स पीछे ले जाने के लिए 1.5 महीने का समय दिया, जो ऑर्डर्स इराक ने नहीं माने। सो इसके रिटेलिएशन में यूएन और एलाइड फोर्सेस ने मिलकर अपने फोर्सेस को ऑन ग्राउंड उतार दिया वहां पर इराकी फोर्सेस पर अटैक लॉन्च करने के लिए। इन हेवी अटैक्स को देखकर कई सारे इराकी ट्रूप्स ने सरेंडर कर दिया और 28 फरवरी 1991 में इराक ने वॉर में हारने के बाद सारी ऑक्यूपाइड टेरिटरी कुवैत को वापस दे दी। अब इस मेथड की खास बात देखो, इसमें कुवैत को खुद वॉर में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी एंड एट द सेम टाइम उसकी टेरिटरी भी सेफगार्ड हो गई, यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो अगर पीओके के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया भी इस मुद्दे को G20 जैसे इंटरनेशनल स्टेज पर दिखाकर यूएन इंटरवेंशन की मांग करता है तो ये काफी हेल्पफुल होगा। यूएन से हेल्प मांगने से इंडिया को इस इशू में एक अपर हैंड भी मिलेगा और यूएन इसे डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व भी कर पाएगा। इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टेज पर जाने के बाद बाकी कंट्रीज भी इंडिया का सपोर्ट कर सकती है बिकॉज ऑफ इंडियाज गुड रेप्यूटेशन। सभी को पता है इंडिया की क्रेडिबिलिटी आज पूरे दुनिया में किस लेवल पर पहुंच चुकी है और वहीं पर पाकिस्तान की कितनी गिरती जा रही है, और इसीलिए मुझे ऐसा
ऐसा पर्सनली लगता है कि इंडिया को अब एक व्हाइट पेपर रिलीज करना चाहिए, यानी कि एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो पीओके की ग्राउंड रिपोर्ट और प्रॉब्लम्स बताए, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन्ड हो कि पाकिस्तान ने इंडियन टेरिटरी को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है और इससे सारे कंट्रीज पाकिस्तान पर दबाव बना सकते हैं, जिससे पाकिस्तान पीओके को फ्री करने पर मजबूर हो जाएगा। इनफैक्ट इसी से जुड़ी एक लेटेस्ट खबर यह है कि 10 जुलाई से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया और ये खुद पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स कह रहे। अब इस पर कुछ लोगों का यह मानना है कि ये इंडिया ने करवाया क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बट पाकिस्तानी सरकार ने एज ऑलवेज इसे भी डिनाई किया है। बट अगर ये इंडिया ने ही किया है तो इसे 2024 से पहले इंडिया की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल मैसेज के तौर पर देखा जा सकता है। अब फ्रेंड्स थोड़ा बात करते हैं इंडिया को क्या बेनिफिट्स होंगे अगर पीओके इंडिया से जुड़ जाता है। सबसे पहला बेनिफिट, पाकिस्तान और चाइना के बीच कोई लैंड बॉर्डर ही नहीं रहेगा। इसी के साथ चाइना के पाकिस्तान के साथ सारे कनेक्शंस भी टूट जाएंगे और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को अपने मलाका स्ट्रेट रूट बनाने का जो प्लान है वो भी वहीं पर कोलैप्स हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स इस मर्जर से इंडिया को एक और एक फायदा होगा। इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सेंट्रल एशियन रीजन सीएआर के डोर्स ओपन हो जाएंगे। एक्चुअली अभी फिलहाल इंडिया ईरान में चल रहे INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट से ही मेजरली सेंट्रल एशिया से ट्रेड करता है और इसीलिए फिलहाल उस सेंट्रल एशियन रीजन से इंडिया का ट्रेड काफी कम है। अगर चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जहां पर चाइना सीएआर के साथ $100 बिलियन का ट्रेड करता है, तो वहीं पर इंडिया सिर्फ $2 बिलियन का ट्रेड करता है आज की तारीख में। और इसीलिए पीओके इंडिया का पार्ट बनने से सेंट्रल एशियन रीजन का मार्केट इंडिया के लिए खुल जाएगा और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। मगर यह फायदा सिर्फ इंडिया यानी कि मेनलैंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही नहीं होगा, बल्कि पीओके में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन होने के बस 4 सालों में ही इंडियन जम्मू एंड कश्मीर रीजन में अब तक की हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई है। और इससे आप ये समझ सकते हो अगर पीओके यूनाइट होता है तो वो भी कुछ ऐसे ही कुछ सालों में डेवलप होने लगेगा और इसमें अच्छा खासा रोल होगा करंट गवर्नमेंट के प्रो डेवलपमेंट पॉलिसीज, जैसे कि यूपीआई, जो कि सिंगापुर के बाद अब सऊदी अरेबिया ने अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, जिससे वहां पर रहने वाले इंडियंस एनआरआईज अपने फैमिली या फ्रेंड से कुछ ही सेकेंड्स में पैसे। भाई खत्म। तो आज जो इसके भाई का नाम क्या है, गौरव ठाकर ने एक्सप्लेन किया है कि भाई हम जिस तरह से पीओके जो है वो हम वापस लेंगे, इंडिया के हिस्सा बनाएंगे, तो हम भी ऐसे दावे करता, मैं भी ये मेरी सोच थी रुखसार भाई कि पीओके कभी भी पाकिस्तान का जुदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और यही हमारा एक सहारा है कि भाई हम पर कोई हमला नहीं कर सकता, हमें कोई छीन नहीं सकता। तो ये कोई बात नहीं कि गौरव ठाकर ने बोला है कि जो पीओ की आवाम है ना वो ही बोलेगी, वो पाकिस्तान से नफरत करने लग पड़ेगी उससे कि जो जब बोल रही है यार, वो सामने नहीं कह रहे थे। काफी वीडियो भी आई है ना, वो हमारे दिमागों में ये था ना कि असल भाई ने भी बोला था कि पीओ, मैं भी ये समझता था कि भाई पीओ को कोई भी अभी भारत का हिस्सा नहीं कर दो, बॉर्डर खोल दो, आर पार जोड़ दो, वो नारा भी लगाया गया। जब अवाम ठान लेगी ना कि हम इंडिया का हिस्सा होंगे, पाकिस्तान का हम हिस्सा नहीं होना चाहते, तो कोई भी नहीं रोक सकता। यूएनओ में जाएंगे यार, अवाम के सामने कोई चीज दिखती। अब इसमें इस पूरी वीडियो में ये बताया गया कि पहले पाकिस्तान के अंदर हमें ये जो पढ़ाया गया था कि जो इंडिया ने कब्जा किया है, फोर्सफुली किया हुआ है। अब जो गौरव ठाकुर ने वीडियो में बताया कि पाकिस्तान ने इन्वेड तो पाकिस्तान ने किया था, इसमें क्वेश्चन नहीं, और यूएनओ के रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान सारी आर्मी निकालेगा और इंडिया कम से कम समझ लें कि 75% निकालेगा, 25% इसलिए रखेगा कोई उधर मिसमैनेजमेंट ना हो जाए। लेकिन वो पाकिस्तान ना माना। उसके बाद अब इसके फायदे क्या है, ये इंडिया क्यों चाहता है, या इसको इंडिया कैसे आ सके? 2 तरीके उन्होंने बताया। पहला तरीका उन्होंने बताया कि हम मतलब जिस तरह रशिया ने इन्वेड किया है क्रीमिया को या यूक्रेन को और क्रीमिया पर कब्जा किया, अगर वो इंडिया वो कहते हैं कि अगर हम इस तरह करेंगे तो पूरी दुनिया में जगह सही होगी और हम दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी के साथ साथ हम दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी भी है। अगर हम इस तरह करेंगे तो उससे हमें क्रिटिसिज्म का मतलब हमें तनकीद का सामना करना पड़े। दूसरा तरीका उन्होंने बताया कि हम जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है गरीब हालात में, पाकिस्तान मतलब कि हालात खराब है, आटा नहीं मिल रहा, बुरे हालात हैं, और हम पाकिस्तान को पैसे देकर यानी कि ये खरीद लें, जिस तरह रशिया ने बेची थी अपनी अलास्का स्टेट जो है वो उसको अपना यूएसए को। अच्छा, मैं ये उसका भी जिक्र भाई मैं एक इधर अपने इंडियन ऑडियंस से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंडिया के लिए
इतना खास ये वो बताया नहीं PO के उन्होंने, काम किस लिए मैं है? बताता हूँ, वो गौरव ठाकुर ने बताया इसके मुख्तलिफ इतने एडवांटेजेस आपकी सोच है। पहली बात तो ये है कि ये एक चौक पॉइंट है, यानी कि इसमें अगर ये इंडिया हासिल कर लेता है ना तो वो चाइना को भी काउंटर कर सके। चाइना का और इंडिया का जो ज़मीनी है ना कनेक्शन वो खत्म हो जाएगा जब गिलगित बल्तिस्तान और ये चला जाएगा ना। गुलजार भाई आपने नक्शे में ही देखा, गौरव ठाकुर ने बताया भी था कि जब ये इंडिया हासिल कर लेगा पाकिस्तान और इंडिया का जो है ना कनेक्शन, चाइना का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हैंडल करना दोनों को इजी हो जाएगा। दूसरी बात, इंडिया जो है ना अपनी ट्रेड कर रहा है दूसरी कंट्री जो है अपना यूरोपियन कंट्रीज हैं या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, वो करता है समंदर के जरिए जाता है, ईरान से जाता है। सबसे ज्यादा बेनिफिट इसको इंडिया को होगा, इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा। मिडिल ईस्ट में जो ना से जमीनी रास्ता जो पाकिस्तान यूरोप की तरफ खुलेंगे, रशिया की तरफ खुलेंगे, रशिया की तरफ, कजाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, इधर के इलाकों में वो जमीनी रास्ते के जरिए वो खुल जाएंगे। तो पाकिस्तान उसमें रुकावट है और पाकिस्तान का वो पिछाड़ेंगे। मुश्किल ही बात है भाई गुलजार पे देखना मेरी बात नहीं, पाकिस्तान का इंडिया को इशू नहीं है, मैं जेल में रखा। पाकिस्तान से इंडिया नहीं डरता, उनको सिर्फ अगर आकर इशू कोई आता है थोड़ा वो आता है चाइना का, क्योंकि चाइना ने ग्वादर, आपने सुना नहीं कि ग्वादर पोर्ट जो है चाइना बना रहा है सी पैक, वो इसी एरिया से गुजरा है। कश्मीर के एरिया से भी जो भी उधर से कीमती आलात होती है वो चाइना के ले जा रहे हैं। सी पैक कश्मीर से होता हुआ वो हमारे यहाँ ग्वादर तक जाता है। तो ग्वादर का जो एयरपोर्ट है या बंदरगाह वो गिरवी रखी हुई है। यार ये अगर इंडिया हमला करता तो मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड वॉर 3 होगी। अगर खरीदता है तो पाकिस्तान बेचेगा, पाकिस्तान को चाइना कभी बेचना ही नहीं देगा। हमले के जरिए ये बात है कि चाइना कभी भी पाकिस्तान को क्यों देता है इमदाद, इसी वजह से देता कि ये बिल्कुल गरीब मिट ना जाए और इंडिया इधर आ ना जाए। हाँ जी, ये बात है। चाइना क्यों हमारा दोस्त है, उसका मुफाद है पाकिस्तान, कभी भी वो नहीं यार वो चक्कर लगाकर आता है उधर से घुमा कर, वो जो जापान तो मंडी सारी खत्म हो जाएगी, उसका तो रास्ते बंद हो जाएगा, इंडिया आ जाएगा। ये जो ये रास्ता बना रहा है ना चाइना, इसको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। पाकिस्तान के इन बुद्धिमान इनको अकल ही कोई नहीं है, वो अगर इंडिया को ये चीज दे दे यकीन का इंडिया इतनी ट्रेड करेगा तो आप सोच। अच्छा रुखसार भाई, ये हम कश्मीर का इशू भूल कर चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात करें, इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात करें, नहीं उनको भी नहीं, इंडिया के साथ एक दिमाग लगाया जाए ना, एक बुद्ध, हमारे दिमाग तो खोते हैं ना हुकूमत रहनुमाओं के, वो तो कोई भी उनका भी दोष भी क्या, एक अदारा हमारा हुकूमत करता है, वो कभी भी नहीं चाहता कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात करें। कि ये दिमाग थोड़ा लगाया जाए ना, नई सोच आए कि इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात किए जाए, उनको भी राहत दी जाए, उनसे भी ट्रेड की जाए, चाइना से भी ताल्लुकात अच्छा किए जाए और खित्ते में अमन हो तो सारे मुल्क खुशहाल हो जाए। ये कभी भी इसका असल में ये सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर है क्योंकि सब की नजरें इस पर, चाइना की नजरें भी इस एरिया पर है, पाकिस्तान के पास तो ये पहले। आखिर सवाल जो राजनाथ सिंह ने दिया है कि पीओ के 2024 में क्या वो ले सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कोई भी बात करना कबल वक्त होगा। अच्छा, और इतना इजी नहीं है जितना मतलब कि वो कह रहे हैं ना, इतना इजी नहीं है, ये एक बात हकीकत है। चाइना इसमें इन्वॉल्व है, चाइना इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, और वो दोनों ही आठवीं ताकतें हैं और इंडिया भी आठवीं ताकत है। ये कोई भी इस तरह गैर संजीदा स्टेप नुकसान पहुंचा सकता है ये रुखसार भाई, ये आपकी बात ठीक है बिल्कुल। मैं भी ये सोचता हूँ कि चाइना भी कभी भी नहीं चाहेगा कि वो पीओ के जो है वो इंडिया के कब्जे में जाएगा, और पाकिस्तान तो कभी भी नहीं चाहेगा ना। पाकिस्तान के तो वो जम्मू कश्मीर बोलता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो हमारे ख्याल है, तो पीओ को चलेगा तो पाकिस्तान तो चलेगा, वक्त साबित करेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।